बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। जब अल्लाह ताला किसी की मत मार देता है, जब अल्लाह ताला किसी के साथ तबाही का इरादा कर लेता है कि उसकी तबाही हो, तो सबसे पहले उसकी अक्ल जो है उसके ऊपर पर्दा डाल देता है, सबसे पहले उसे पागल कर देता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आने के बाद और एक इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की इद्दत का फैसला आने के बाद हुकूमत वक्त और ताकतवर बुखला चुके हैं, पागल हो चुके हैं, बौले हो चुके हैं। समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें और क्या ना करें। आज अता तारड़ साहब ने अकेले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने क्लियर किया है, वाज़ह कर दिया है हुकूमत का आने वाला प्लान, यानी कि जो सारे प्लान फेल हो चुके हैं। तो अब वाज़ह किया गया है कि 4 चीज़ों के ऊपर हम एक्शन करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक चीज़ वो ये है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है उसके खिलाफ अपील में जाने का इरादा कर लिया गया है, बल्कि दरख्वास्त भी जमा करा दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से करवाई गई है। दूसरा, आर्टिकल 6 लगाने का फैसला किया है। किसके ऊपर? एक इमरान खान साहब के ऊपर, बानी पीटीआई जो हैं, और दूसरा आरिफ अलवी साहब के ऊपर, तीसरा कासम सूरी जो हैं उनके ऊपर, जो डिप्टी स्पीकर थे उस टाइम। आर्टिकल 6 लगाने का फैसला किया है और एक रेफरेंस दायर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन तीनों के खिलाफ आर्टिकल 6 के हवाले से। इसके अलावा एक और जो फैसला किया गया है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, यानी कि बैन किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और चौथा फैसला ये है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने हैं उनके पासपोर्ट और जो NIC हैं उनको सस्पेंड कर देंगे, उनको अगर ब्लॉक करना पड़ा वो भी करेंगे। कहाँ गई जमहूरियत, कहाँ गए जमहूरियत के अलमदार, कहाँ गया आइन, कहाँ गया दस्तूर, कहाँ गया कानून, कहाँ गए वो बड़े बड़े दावे, सारे बढ़ गए। इन प्रेस कॉन्फ्रेंस ने, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीज़ें कानूनी नुक्ते के मुताबिक बयान की गई हैं, मगर जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। इसका मतलब है कि जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून है जिसने ये फैसला किया है, जो हार चुकी है, जो नाकामी की दहलीज क्रॉस कर चुकी है, जो पाँव पकड़ने के करीब है, हार चुकी है, अपनी फस्तायत वाली चीज़ें, हरकतें, हथकंडों से बाज नहीं आ रही, और हर हरबा अपनाने के बाद बस अब ये आखिरी हरबा रह गया इनके पास। अब वो ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसका नामो निशान मिटा दिया जाए, यानी कि जितने प्लान A थे वो सारे नाकाम हो गए। अब प्लान B के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो मामला है ये सारे का सारा लड़ाई झगड़े, ये सारे आखिरी मरले में दाखिल हो चुके हैं। एक वाहिद शख्स कैदी नंबर 804 हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब फैसला कर लिया गया जी, और फैसला ये किया गया, एक तो मुस्लिम लीग नून जो है वो इत्तेहादियों के साथ मिलकर, यानी कि पीपल पार्टी, काफ लीग के कुछ हैं, फिर MQM, तमाम के साथ मिलकर मुस्लिम लीग नून जो है वो एक पिटीशन दायर कर चुकी है। क्या तमाम बाकी पार्टियों को एतमाद में लिए मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ अपील में जा चुके हैं, और अभी तक ये अपील मंजूर नहीं की गई, ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकर्रर हुई है, ना ही इसके ऊपर कोई बेंच बना है। हो सकता है 1-2 दिन में बेंच बन भी जाए। किसने कहा है इनको कि अपील में जाएं? कौन पीछे है जो इनको कह रहा है कि इस अपील में जाएं और फैसला सेट असाइड करवाएं? अपील में जाने के बाद और क्या काजी फायद ईसा साहब दोबारा कोई नया फैसला करेंगे? और सवाल यहाँ पर यह है कि फुल कोर्ट में जब अपील लगती है तो फिर फुल कोर्ट ही इसको समाअत करता है, या कोई 3-4 जजेस भी इसकी समाअत कर सकते हैं? किस किस्म का बेंच बनेगा? अब हुकूमत जो है वो
اپنے ہتھکنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے، لیکن پیپل پارٹی اور باقی سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں، یہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے اور دوسرا جو پابندی ہے اس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ایک سابقہ جی بی کے گلگت بلتستان کے چیف منسٹر ہیں، ان کا ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے، پی ٹی آئی پر پابندی تمہارا باپ بھی نہیں لگا سکتا، اور نہ یہ ملک آپ کی اماں حضور کا ہے، اور نہ آپ کو یہ ورثے میں ملا ہے۔ جو آپ کہیں وہی ہو جائے، اس میں آپ جو مرضی کوشش کر رہے ہیں، آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ نہ صرف آپ کا بلکہ آپ کے ساتھ سب غلیظ کرداروں کا وقت ختم ہو چکا ہے جنہوں نے اس ملک میں آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی۔ آگے یہ پابندی کا اعلان نہیں، مکمل اعلان شکست ہے، ایک قسم کی ہار ہے۔ بوکھلا چکے ہیں طاقتور سمیت نون لیگ اور باقی سیاسی پارٹیاں جو حکومت کا حصہ ہیں۔ پھر یہ نون لیگ نے اپنے غیر جمہوری ہونے کا اعلان بھی کیا ہے۔ مسلم لیگ نون اس ٹائم نیم مارشل لگا کے پاکستان میں بیٹھی ہے۔ نیم مارشل لا جو ہے وہ اس ٹائم پاکستان میں موجود ہے، یہ حقیقت ہے۔ کسی کو جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا، کسی کو ریلی نہیں کرنے دی جا رہی، کسی کو پوسٹر نہیں لگانے دیا جا رہا، اور سیاسی جو پارٹی ہے مقبول ترین جس کو 3 کروڑ ووٹ 8 فروری کو پڑے ہیں، ان کو تو بالکل کچھ نہیں کرنے دی جا رہی سیاسی ایکٹیویٹی۔ پھر آگے کچھ اور چیزیں آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ آرٹیکل 6 کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ بہت اچھا ہوگا جو آرٹیکل 6 لگے گا، کیونکہ 90 دن میں الیکشن نہ کروانے والے پہ بھی آرٹیکل 6 لگے گا۔ شہباز شریف کی جو پوری کابینہ اور محسن نقوی صاحب نے مل کر الیکشن کمشنر پر آرٹیکل کا مضبوط ترین کیس کیا، وہ بھی ہمیں پتہ چلے کس کس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا۔ جس نے 8 فروری کے الیکشن جو ہے وہ ریگڈ کیے ہیں ان کے اوپر بھی لگنا چاہیے، جنہوں نے آئین توڑا ہے ان کے اوپر بھی لگنا چاہیے، جو اس ٹائم پاکستان میں فسطائیت لیول کراس کر چکے ہیں ان کے اوپر بھی آرٹیکل لگنا چاہیے۔ آرٹیکل 6 ایسے نہیں لگ جاتا۔ آرٹیکل 6 کا مطلب میں آپ کو سمجھا دوں، آرٹیکل 6 یہ لگتا ہے کہ ملک کے ساتھ بہت بڑی غداری کی ہو کسی نے، ملک کا آئین توڑا ہو کسی نے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کون سا آئین توڑا ہے، کون سی غداری کی ہے، اور خاص کر کے عمران خان صاحب نے غداری تو اس نے کی ہے جس نے رجیم چینج کیا ہے، اس کے اوپر آرٹیکل 6 کیوں نہیں لگا؟ بڑی چیزیں ہیں، لیکن ہے اب آگے چلتے ہیں۔ اسد قیصر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان سے روزانہ غلطیاں ہو رہی ہیں، حواس باختہ ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل چکی بلکہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں جس طریقے سے یہ پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں، ایک ایم این اے فیاض چھچڑا ہیں، ان کے 16 سالے بیٹے کو اریسٹ کرتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، اور اس کی چیخیں اس کی ماں کو سنائی جاتی ہیں۔ کیا ایسے شخص کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگنا چاہیے جو اس طرح کی حرکتیں کروا رہا ہے، جو طاقتور ہے، جو جنگل کا بادشاہ ہے؟ آگے چلتے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک تو صنم جاوید کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ صنم جاوید کو آج جو مقامی عدالت ہے اس میں بھی ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بلوچستان میں صنم جاوید کے اوپر ایک مقدمہ ہے، ہمیں لے جانے دیا جائے، لیکن وہاں کے جو جج ہیں انہوں نے اس مقدمے کو روک دیا، اس کیس کو روکا، سٹیٹ دیا اس کے اوپر، اور کہا کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو میاں علی اشفاق صاحب ہیں صنم جاوید کے وکیل، انہوں نے درخواست دائر کی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب سماعت کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک تو فل فور آرڈر جاری کیا کہ صنم جاوید کو بلوچستان یا کسی بھی یہ جو اسلام آباد کا احاطہ ہے اس سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ ایک آرڈر جاری کیا کہ اس کو صنم جاوید کو کوئی شخص اسلام آباد کے احاطے سے نہ لے کر جائے۔ پھر 5:30 کا ٹائم دیا سیکٹری داخلہ کو، اور آئی جی اسلام آباد کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا، اور پھر سماعت شروع ہوئی۔ جو سماعت کے دوران صنم جاوید صاحبہ ہیں ان کو بھی پیش کیا گیا عدالت کے سامنے، اور وہاں پر تمام دلائل، تمام ریمارکس
सुनने के बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने एक फैसला जारी किया, और यह कि जुमेरात तक, ये जो जुमेरात आ रही है, इस तक सनम जावेद को किसी भी FIR में अरेस्ट ना किया जाए, किसी किस्म की। एक चीज़। दूसरा, जो सनम जावेद साहिबा हैं वो यहाँ से घर जाएं सीधी, लेकिन खामोश रहें, बोलें नहीं, कोई बात ना करें, कोई जो मीडिया के ऊपर वो टाक करती हैं इस किस्म की, कोई बात ना करें, खामोश रहें। तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने सनम जावेद को बरी किया है आज, बल्कि ज़मानत दी है उनको, और जो तमाम रिकॉर्ड है पिछले 1 साल का, 16 माह का, वो IG इस्लामाबाद से और सेक्रेटरी दाखिला से तलब कर लिया गया है सनम जावेद के मुकदमात के हवाले से। तो ये मामला किस तरफ जाता है, लेकिन सनम जावेद साहिबा इस टाइम घर चली गई हैं मियाँ इशफाक अली के साथ, वो अपने वकील के साथ और बाकी जो उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उनके साथ वो जा चुकी थी। आगे चलते हैं। इमरान खान साहब को ATC की अदालत में पेश किया जाता है, और ATC की अदालत में जो प्रोसिक्यूशन है उसने रिमांड तलब किया। इमरान खान साहब को कैसे पेश किया गया? इमरान खान साहब को बतौर वीडियो लिंक, यानी कि बजरिया वीडियो लिंक पेश किया गया है व्हाट्सएप के ज़रिए, और वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब ने लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बात की है, गुफ्तगू की है, क्या की है, इसके ऊपर बात करते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं, मुझे कहते हैं कि माफ़ी मांगो। मैं कहता हूँ आपने 9 मई करवाया है, आप माफ़ी मांगे, मैं क्यों माफ़ी मांगू? इमरान खान साहब ने लाहौर की अदालत में ये वीडियो लिंक के ज़रिए जज के साथ ये मुकालमा किया है। इमरान खान ने कहा कि 9 मई के तमाम इल्ज़ामात मैं मुस्तरद करता हूँ, और जो ये बेबुनियाद इल्ज़ामात 9 मई को जो हमारे ऊपर लगाए गए, मैं तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। बाकी इमरान खान साहब तो उस जगह पे मौजूद नहीं थे जिस जगह पे इमरान खान साहब के ऊपर 12 मुकदमे दर्ज किए गए 9 मई के हवाले से। फिर उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर वज़ीराबाद में हमला हुआ, मेरी हुकूमत होने के बावजूद मेरी मर्ज़ी की FIR दर्ज नहीं की गई। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इमरान खान साहब कहते हैं कि वहाँ से जब मुझे अरेस्ट किया गया तो उसकी फुटेज गायब कर दी गई। मेरे घर पे हमला किया गया, मैंने पुरअमन एहतजाज की हमेशा बात की है। 9 मई की जलाओ गिराओ और जो जुडिशल इंक्वायरी है उसकी भी मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की दरख्वास्त की कर रखी है। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी के लिए हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी याद दहानी करवाई है। वकला ने इमरान खान साहब की पेशी के हवाले से एतराज़ उठाया कि ज़ाती हैसियत में पेशी क्यों नहीं की जाती। ये वीडियो लिंक का कौन सा कानून है पाकिस्तान में कि वीडियो लिंक के ऊपर पेशी की जाए। लेकिन वहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन थे उन्होंने एतराज़ उठाया और इस एतराज़ को फिर मुस्तरद भी कर दिया। खैर, इमरान खान साहब का जो रिमांड है उसके हवाले से आज ये एक समाअत होती है और इसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया जाता है। लेकिन इमरान खान साहब ने बिल्कुल वाज़ेह कहा है कि मैं जो कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा, किस किस्म की माफ़ी नहीं मांगूंगा, और जो लोग मुझे कह रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए वो खुद मेरे से माफ़ी मांगे। बेहतर ये होगा क्योंकि 9 मई मैंने करवाया ही नहीं है। 9 मई के शवाहिद जो हैं मिटा दिए गए। लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाते हैं। और आखिर में ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आर्टिकल 6 भी नहीं लग सकता और किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लग सकती है। माजी में भी सियासी जमातों के ऊपर पाबंदियाँ लगती रही हैं, मगर आज भी वो सियासी जमातें पाकिस्तान में मौजूद हैं, इलेक्शन का हिस्सा होती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों के जो केस था उसमें ये वाज़ह दलाइल दे चुके हैं, बल्कि रिमार्क्स दे चुके हैं जजेस कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात है, थी और आगे भी रहेगी। तो देखना ये है कि ये मामला कानूनी हैं और अदालतों में जाएंगे, और अदालतों में जाएंगे तो ये किस तरह सेटिस्फाइड होते हैं या फिर इनके ऊपर कोई बेंच बनता है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।